आप शुरू करते हैं भाग। पहले भाग में विषय क्या है? संघ व उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद या आर्टिकल 1 से 4, यानी इसमें संघ के बारे में बात की गई है, जिसको हम भारत कहेंगे। और वो जो संघ है वो कौन कौन से राज्यों से बनकर मिलकर बना है, उनकी बात करेंगे। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया, इसमें इंडिया वर्ड आया है, इंडिया अर्थात क्या नाम देंगे इसको? इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। यानी यहां से एक डेफिनेशन ये तो आती है कि हमारे देश का नाम क्या होगा? भारत होगा, जो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये आर्टिकल 1। इसी तरीके से आर्टिकल 3 राज्यों से संबंधित परिभाषाओं को और विस्तृत करता है और ये कहता है कि संसद चाहे तो नए राज्यों का गठन कर सकता है, या फिर जो पुराने राज्य हैं उनका नाम, उनका क्षेत्रफल और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। यानी संसद के पास ये अधिकार रहेगा कि नए राज्यों का गठन या पुनर्गठन तथा पुराने राज्यों के नाम, सीमा व क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल चेंज होगा तभी सीमा चेंज होगी, ये दोनों आपस में इंटर रिलेट। पुराने राज्यों का नाम, सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन भी किया जाएगा, किया जा सकता है, ठीक, किया जा सकता है। और कौन कौन से राज्य होंगे ये अनुसूची 1 में लिखा गया है। यानी सभी भारतीय राज्यों का नाम और उसकी भौगोलिक सीमा के बारे में जानकारी सभी भारतीय राज्यों का नाम व भौगोलिक सीमा की जानकारी अनुसूची 1 में वर्णन किया गया। आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कई राज्य होंगे, उनसे मिलकर एक संघ बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे? भारत कहेंगे। और आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकता है तथा पुराने राज्य जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके नामों में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन। और चूंकि जब सीमा में परिवर्तन करोगे तो क्षेत्रफल में अपने आप परिवर्तन होगा, यानी नाम, सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक। इन सभी भारतीय राज्यों का वर्णन अनुसूची 1 में दिया गया है, ठीक। इन सारी चीजों को भाग 1 एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था S.K. धर समिति। S.K. धर भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान सभा ये चेक करना चाहती थी कि नए राज्य जब भारत आजाद होगा और नए राज्य जब बनेंगे तो उनका गठन किसके आधार पर किया जाना चाहिए। जो S.K. धर समिति है इसने भारत के नए राज्यों के गठन से संबंधित सिफारिशें की, जिसमें इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी
उस रिपोर्ट में यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है। यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अगर किया जाएगा तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा, इनकी पृष्ठभूमि अलग अलग हो जाएगी। यानी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का जो प्रस्ताव है वो एसके धर समिति ने तो नकार दिया। इसने क्या कर दिया कि भारत में जो नए राज्य बनेंगे, जिनका गठन होगा, उनको भाषाई आधार पे गठित नहीं किया जा सकता। इस समिति की जो रिपोर्ट आई उसकी समीक्षा के लिए भारतीय संविधान सभा ने ही 1948 में एक और समिति, एक और आयोग का गठन किया। इसका बड़ा प्रचलित नाम है जेबीपी समिति। इसका प्रचलित नाम है जेबीपी समिति। एसके धर समिति की जो रिपोर्ट है उसकी समीक्षा करने के लिए कि क्या एसके धर समिति ने जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात थी उसको नकार दिया, ये सही है या गलत है, क्या ऐसी कोई संभावना फिर नहीं बन सकती। तो उसकी समीक्षा के लिए संविधान सभा ने जेबीपी समिति का गठन किया 1948 में। अब इसका अर्थ क्या है, जेबीपी समिति का अर्थ क्या है, पता है किसी को? नहीं पता? जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। इनका नाम पहले भी आया है कि नहीं पता? हिस्ट्री में इनका नाम आता है। हरिपुरी अधिवेशन के लिए ये गांधी जी द्वारा समर्थित कैंडिडेट हैं अध्यक्ष पद के लिए, जिनको हराया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारमैया। तो 3 लोगों की ये समिति है, जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। 3 लोगों की ये समिति इस बात की समीक्षा करेगी क्या एसके धर समिति ने जो रिपोर्ट दी है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संभव नहीं है, ऐसी कोई संभावना क्या फिर से बन सकती है। तो इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है। यानी कि जेबीपी समिति ने भी एसके धर समिति की ही बात को माना है। यानी जो शुरुआत में राज्य पुनर्गठन के लिए जो 2 समितियां बनी संविधान सभा में, एसके धर समिति और जेबीपी समिति, इन दोनों ही समितियों ने भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की संभावनाओं को नकार दिया है, मना कर दिया। जब इस समिति की रिपोर्ट ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को नकार दिया तो भारत में जेबीपी समिति ने भी जब भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की बात को नकार दिया, इसके बाद भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी और एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं
पोट्टी श्री रामुलू, क्या नाम है इनका? श्री रामुलू। स्वतंत्रता सेनानी रहे, स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा प्राप्त है इनको। पोट्टी श्री रामुलू, इन्होंने तेलुगु भाषा के लिए, कौन सी भाषा के लिए? तेलुगु भाषा के लिए नए राज्य की मांग के लिए आंदोलन किया, आमरण अनशन किया। क्या किया? आमरण अनशन। छप्पन दिनों का व्रत किया और 56 दिन की आमरण अनशन के बाद 1953 में इनकी मृत्यु हो गई। पोट्टी श्री रामुलू की मृत्यु के बाद यह आंदोलन उग्र हो गया और सरकार को मजबूरन दिसंबर 1953 में घोषणा करनी पड़ी कि तेलुगु भाषा के लिए हम एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करें। क्या करेंगे? आंध्र प्रदेश का गठन करेंगे। पोट्टी श्री रामुलू की 56 दिनों के उपवास के बाद, आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो जाती है और जो आंदोलन है वो और ज्यादा उग्र और हिंसात्मक हो जाता है। मजबूरन सरकार को तेलुगु भाषा के लिए एक नए राज्य के गठन, नाम क्या होगा उस नए राज्य का? आंध्र प्रदेश, इसकी घोषणा करनी पड़ती है दिसंबर 1953 में। राज्य का गठन नहीं हुआ 1953 में। अगर कभी भी प्रश्न आए कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है, तो उसका जवाब 1953 नहीं होगा। राज्य के गठन की घोषणा हुई, राज्य का गठन बाद में किया गया। तो दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार को मजबूरन आंध्र प्रदेश नाम से तेलुगु भाषा के लिए एक नए राज्य की गठन की घोषणा करनी पड़ी। और ये जो राज्य था तेलुगु भाषा का, मद्रास रियासत से अलग किया जाएगा। मद्रास रियासत से इसको अलग किया गया। ठीक, इस घोषणा के बाद सरकार ने एक और समिति बनाई, फजल अली। फजल अली आयोग, जिसका काम फिर से वही था कि फिर उन संभावनाओं को तलाशा जाए कि क्या भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संभव है। इसके लिए पुनः फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसमें 2 सदस्य और हैं, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ, ये 2 सदस्य और हैं। फजल अली आयोग, क्योंकि फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष हैं, इसलिए इनके नाम पर इस आयोग का नाम है फजल अली आयोग। और ये पहला आयोग था भारत में जिसने अनुशंसा की कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, हो सकता है। ये पहली समिति है, पहला आयोग है। शुरुआत की जो 2 समितियां हैं प्रमुख, एस के धर समिति और जेबीपी समिति, इन दोनों ही समितियों ने भाषा के आधार पर भारत में राज्यों के गठन की बात को खारिज कर दिया, नकार दिया। लेकिन फजल अली आयोग जो स्वतंत्रता के बाद बना, नई सरकार के गठन के बाद बना, उसने ये पहली बार अनुशंसा की कि हाँ, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। यहां तक
भाषा के आधार पर राज्यों की पहली अनुशंसा फजल अली आयोग ने की और इसी अनुशंसा पर भारतीय संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा पारित किया गया। फजल अली आयोग ने अनुशंसा की कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है और उनकी अनुशंसा पर ही भारत की संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा 1956 में पारित किया गया। और इसी 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा अगर आपको याद हो तो भारत के संविधान के कौन से भाग को हटाया गया? 7वें भाग को निरस्त किया गया। 7वां जो भाग है वो भी निरस्त किया गया यहीं से। और इनकी अनुशंसा पर जो पहला राज्य बना 1956 में भाषा के आधार पर, कुल राज्य नहीं बता रहे, भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वो 1956 में कौन सा था? आंध्र। कौन सी भाषा के लिए बनाई है? तेलुगु के लिए। किस रियासत से अलग किया गया इसको? मद्रास। और फजल अली आयोग की अनुशंसा पर ही 1956 में कुल कितने नए राज्यों का गठन किया गया? कुल 14 राज्यों का गठन किया गया, 14 स्टेट का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज, कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भी गठन फजल अली आयोग की अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया। भाषा के आधार पर पहला राज्य भारत में कब बनकर तैयार हुआ? 1956 में। क्या था नाम? आंध्र प्रदेश। किस भाषा के लिए ये बनाया गया? तेलुगु। किस रियासत से अलग किया गया? मद्रास। भाषा के आधार पर और राज्यों का गठन 1956 के बाद 1960 में भी भाषा के आधार पर 2 राज्यों का गठन हुआ भारत में। राज्यों के नाम है गुजरात, जो किस भाषा के लिए? गुजराती के लिए। और गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र, किस भाषा के लिए? मराठी। ये दोनों ही बंबई प्रोविंसी से अलग किए गए। भाषा के आधार पे ही गुजराती के लिए गुजरात और मराठी के लिए मराठी, 2 नए राज्यों का गठन किया गया 1960 में बंबई रियासत से। इसी तरीके से 1966 में एक और नए राज्य का गठन हुआ जो भाषा के आधार पर गठित किया गया, हरियाणा। क्या नाम है? किस भाषा के लिए? हरियाणवी? नहीं। हरियाणा का गठन किस भाषा के लिए किया गया? और भाषा के आधार पे उस लैंग्वेज में गठित होने वाला यह भारत का पहला राज्य भी है। यानी उस लैंग्वेज के लिए जो पहला राज्य बना भाषाई आधार पर वो हरियाणा ही है। नए राज्यों में जो भाषा के आधार पर गठित किए गए उनमें हरियाणा, क्या बोलते हो आप लोग? हिंदी भाषा के लिए भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? नया राज्य हरियाणा था। कहां से अलग किया गया इसको? पंजाब से। अच्छा, अगर यूपी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश कहते हो, इसका पुनर्गठन कब किया गया? 24 जनवरी। वेरी गुड। 24 जनवरी 1900 स्वतंत्रता के गणतंत्र होने के 2 दिन पूर्व 24 जनवरी 1950 को इसका पुनर्गठन किया गया। क्या नाम था इससे पूर्व?
उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? 24 जनवरी 1950 को हमने शब्द दिया उत्तर प्रदेश, इससे पहले क्या था? संयुक्त प्रांत। इससे पहले क्या था? संयुक्त प्रांत। जिसका गठन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से किया जाता है और 1966 में हिंदी भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य था हरियाणा। किससे अलग किया गया उसको? पंजाब से। और इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कुल 14 नए राज्य, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। इसको भाग 1 के बाद भाग 2 में क्या विषय है? नागरिकता। आर्टिकल नंबर 5 से 11। सबसे पहले नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद के पास ये अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 11 में कहा गया है। कौन से आर्टिकल में? 11 आर्टिकल। इनमें और आर्टिकल अगर देखे जाए तो आर्टिकल नंबर 6 और 7 में पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों की नागरिकता का वर्णन है। जो व्यक्ति बंटवारे के बाद पाकिस्तान से माइग्रेशन होकर भारत में आए, उनकी नागरिकता का वर्णन किसमें है? 6 और 7। और आपको अगर याद हो तो पहले चर्चा हुई थी कि हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। स्थापना में यही डेट तो है भारतीय संविधान को अंगीकृत करने। और उस दिन हमने नागरिकता से संबंधित कुछ अधिनियमों को, कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया था। ये 6-7 उन्हीं अनुच्छेदों में से कुछ एक अनुच्छेद, इसमें पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों की नागरिकता का वर्णन किया गया है। पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत में माइग्रेट करके आएंगे, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी या उनकी नागरिकता किस आधार पे वर्णित की जाएगी, उसका वर्णन आर्टिकल 6 और 7 में। ठीक इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 8 में यह कहा गया कि जो लोग भारत से बाहर चले जाएं, विदेशों में जो रह रहे होंगे, भारतीय मूल के नागरिक होंगे, उन व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन आर्टिकल नंबर किसमें किया गया? 8 में। यानी कि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 8 में। 6 और 7 में तो पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता की बात की गई और 8 में भारतीय लोग जो विदेशों में जाकर बस गए, भारतीय मूल के हैं, उन व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन आर्टिकल नंबर 8 में। और आर्टिकल नंबर 9 में क्या है? ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर जाकर बस गए, यानी विदेशों में किसी देश में जाकर बस गए और उन्होंने उस देश की नागरिकता ले ली, उस स्थिति में उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाए। भारतीय नागरिकता की समाप्ति
की बात करता है आर्टिकल नंबर 9। कौन से केस में? यदि दोहरी नागरिकता आपने ले ली है। यहां से एक वर्ड है दोहरी नागरिकता, इसका क्या अर्थ होता है? भारत की नागरिकता और दूसरे देश की नागरिकता। क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता हो और साथ ही साथ उसी समय किसी अन्य देश की भी नागरिकता हो? संभव है? वर्तमान में यह तथ्य संभव है। कुछ स्थितियों में भारतीय नागरिकों को किसी समय, जब वो भारत के भी नागरिक हों, उसी समय किसी और देश की भी नागरिकता धारण करने की छूट है, लेकिन मूल रूप से ये छूट नहीं थी। मूल रूप से ये कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास, आर्टिकल नंबर 9 में ये कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति के पास भारतीय नागरिकता है और वह उसी समय दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसे भारतीय नागरिकता, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 9 में कहा कि दोहरी नागरिकता भारतीय नागरिक की नहीं हो सकती, यह आर्टिकल नंबर 9 कहता है। लेकिन दोहरी नागरिकता वर्तमान में संभव है एल.एम. सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर। इनका नाम याद रखना, एल.एम. सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर वर्तमान में भारतीयों के लिए खास वजहों से भारत की नागरिकता के साथ साथ उसी समय किसी भी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार रहेगा। लेकिन यह अधिकार कि उसको दोहरी नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये किसके पास जाएगा? संसद के पास। आर्टिकल नंबर 11 भी यही कहता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित जो भी कानून होंगे, उनसे संबंधित सारे फैसले लेने का अधिकार भारत की संसद को होगा। ठीक, तो यह बात थी आर्टिकल्स में कि किस प्रकार से नागरिकताओं का वर्णन किया गया। अब किसी व्यक्ति को यदि भारत की नागरिकता प्राप्त करनी तो क्या क्या तरीके? आपकी भारतीय नागरिकता होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। कैसे प्राप्त की? अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो नागरिकता है भारतीय, वो आपने कैसे प्राप्त की? पहले से ही रह रहे? कब से रह रहे? परंपरा से, वंश परंपरा से या जन्म से। तो भारतीय नागरिकता किन तरीकों से मिल सकती है? तो नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके। एक अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें कुछ धाराएं हैं भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के, यानी ग्रहण करने के, और उसको भारतीय नागरिकता अगर कोई व्यक्ति रखता है तो उसको समाप्त करने के, नागरिकता छीनने के भी इसमें तरीके वर्णित किए गए। इसकी धारा नंबर 3 से 8, 3 से 7 है, सॉरी 3 से 7, कुल 5 धाराएं होंगी। इन 5 धाराओं में भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीकों का वर्णन किया गया है। कौन से अधिनियम में? नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 तक भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण व नए क्षेत्र को भारत में शामिल करने पर। जन्म से किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलती है,
वंश से मिल सकती है। यदि उसका वंश भारतीय है तो फिर भी उसको कैसा नागरिक माना जाएगा? भारतीय नागरिक माना जाएगा। कोई बाहरी व्यक्ति पंजीकरण करा सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है, देशीकरण, इसको न्यूट्रलाइजेशन। और अगर कोई नया राज्य हम जीत लें कभी, तो उसमें रहने वाले सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी स्वतः। वो सभी किसके नागरिक हो जाएंगे? भारत के नागरिक हो जाएंगे। इन 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब किसी व्यक्ति को अगर भारतीय नागरिकता मिली तो उसको समाप्त करने के कितने तरीके हैं? तो समाप्त करने के 3 तरीके। खत्म करने के कितने तरीके हैं? इन तरीकों से समाप्त की जा सकती है किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है? अच्छा, आप लोग अगर अपनी नागरिकता हटाना चाहो, हालांकि ऐसे चाहोगे नहीं, अगर हटाना चाहो तो पहला क्या होगा? भाई ये तो किसी व्यक्ति का अधिकार है कि वो भारतीय नागरिकता रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है। तो पहला तो व्यक्ति को ही है अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो अपनी भारतीय नागरिकता समाप्त कर सकता है, स्वयं से त्याग सकता है, स्वयं से त्याग कर आप अपनी भारतीय नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है? किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर, अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर स्वतः ही यह माना जाएगा कि आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई। आर्टिकल नंबर 9 भी तो यही कहता है कि जब आप किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी, हो जाएगी। और तीसरा, आपसे आपकी भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। संसद को यह अधिकार है आर्टिकल नंबर 11 के अनुसार कि वो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित फैसला ले सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनी जा सकती है इन 3 तरीकों से। और ये तीनों तरीकों का वर्णन इसी नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 8, 9 और 10 में वर्णित है। 5 तरीके हैं प्राप्त करने के, धारा 3 से 7 तक। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और नए क्षेत्र का भारत में विलय करने पर। त्याग करने के 3 तरीके हैं, समाप्त करने के 3 तरीके हैं। धारा 8, 9 और 10 के अनुसार स्वयं से त्याग कर दो, ये किसी नागरिक को अधिकार प्राप्त होगा। किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। और किसी भी नागरिक की नागरिकता संसद छीन सकती है यदि उसने पंजीकरण कराया हो, देशीकरण हुआ। इन स्थितियों में अगर उसने नागरिकता प्राप्त की है तो फिर संसद उसकी नागरिकता छीन सकती है कभी भी। इन 3 तरीकों से भारत की नागरिकता से आपको वंचित भी किया जा सकता है। लिख लो इसको। समाप्त कर दो। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।